Hello students, welcome to the APPSC Point by Muskan Nurani. This is our new channel जिसमें हम आपको MPPSC के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। MPPSC प्रीलिम्स, मेंस दोनों के लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इस सीरीज में हम स्टार्ट कर चुके थे MPPSC मेंस पेपर 4 पार्ट बी यूनिट 3 को। तो उसमें हम पहले ये देख चुके थे कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट का रोल होता है या किस तरह से मैनेजमेंट अपना रोल प्ले करता है इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, इसकी क्या चैलेंजेस होते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से ये अपना रोल प्ले करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। तो आपकी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में जितनी भी जॉब पोजीशन खाली हो जाती है, उन जॉब पोजीशन को फिल करना विद द कैपेबल, मोटिवेटेड एंड वेल ट्रेन्ड इंडिविजुअल, ये काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो जब भी कोई जॉब पोजीशन खाली हो जाए तो एक ऐसा इंसान ढूंढ के लाना जो उस काम को करने के लिए कैपेबल भी हो, जो वो काम करना चाहता भी हो, जो मोटिवेटेड हो काम करने के लिए, और जिससे वो काम करना आता भी हो, है ना, मतलब आपने उसको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी हुई है। तो ऐसे लोगों के साथ उसे फिल करना, इसका ये पर्पस होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ओके, तो जब आपके पास ऐसा स्टाफ आ जाता है तो इट बिकम्स वेरी इजी टू डिलीवर हाई क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विसेज देना चाह रहे हैं लोगों को, वो बहुत अच्छी सर्विसेज होनी चाहिए। और अच्छी सर्विसेज देने के लिए जो लोग सर्विस दे रहे हैं, मतलब वो लोग जिसे आप हायर कर रहे हैं सर्विस देने के लिए, उनका क्वालिफाइड होना या उनका कैपेबल होना बहुत जरूरी है। तो जब आप एक ऐसे कैपेबल स्टाफ को ले आते हैं तो क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी भी सर्विसेज दी जा रही है वो सब बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है वो सब अपने गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर पाते हैं। और इसके लिए ये यही आपका रोल होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका सबसे पहले आता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट को हम एक पॉजिटिव प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जबकि सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट में हम लोगों को इनवाइट करते हैं ताकि वो लोग आए और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशन खाली हो चुकी है उसको फिल करने के लिए वो लोग अप्लाई करें। तो मान लो मेरी कोई कंपनी है, वहां पे किसी कोई एक जॉब पोजीशन खाली है, मान लो सुपरवाइजर। तो मैं क्या करूंगी, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दूंगी, या फिर मैं किसी भी तरह से लोगों को इनवाइट करूंगी, उन्हें इंड्यूस करूंगी कि वो लोग हमारे यहाँ पर आए और उस जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए वो लोग अप्लाई करें। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रिक्रूटमेंट। और जब वो लोग आपके यहाँ पर आते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आप क्या करते हो, उनका फिर टेस्ट लेते हैं, उसका इंटरव्यू लेकर किसी एक बेस्ट पर्सन को उसमें से सिलेक्ट करेंगे और बाकी लोगों को रिजेक्ट करेंगे। ओके, तो क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो वो लोग आ रहे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। बट सिलेक्शन में हम जिन लोगों को सिलेक्ट करते हैं उनसे कई ज्यादा लोगों को हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई सिलेक्शन इज नोन एज अ नेगेटिव प्रोसेस। ओके, तो जैसे अगर हम एमपीपीएससी के बारे में भी देखेंगे तो एमपीपीएससी एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि उन्हें यहाँ कुछ कुछ जॉब पोजीशन खाली हो चुकी है, तो जिनको भी इंटरेस्टेड हो या जो भी इंटरेस्टेड हो उस जॉब को फिल करने के लिए तो वो अपना अप्लाई करें। तो फिर हम फॉर्म फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए। ओके, तो ये क्या होता है, जब वो नोटिफिकेशन रिलीज कर रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। और जब आप उस फॉर्म को फिल करके अप्लाई करेंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे, वो लोग जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से उनका टेस्ट लेकर, उनका इंटरव्यू लेकर किसी एक बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। तो दैट इज सिलेक्शन। अब जब सिलेक्शन होगा तो कुछ लोग तो सिलेक्ट होंगे पर उनसे कई ज्यादा लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई दैट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। ओके, तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बहुत ही फंडामेंटल या बेसिक एलिमेंट होते हैं जहां से आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट शुरू होता है। तो सबसे पहले अट्रैक्ट करना,
लोगों को, ताकि वो लोग आपके यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करें और उनमें से फिर एक चूज करना बेस्ट कैंडिडेट को। ये काम होता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का। ओके। तो यहाँ पर हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि ये जो रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस है, ये फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे इंसान को सिलेक्ट कर रहे हैं जो आपका रिलेटिव है या फिर जिससे आपको कोई फ्यूचर में फायदा मिलने वाला है। तो ऐसे कोई बायसनेस नहीं दिखानी है और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि कैसे, क्यों, किसको रिक्रूट किया गया, जो भी मार्क्स जिसके आए हैं उसने ठीक से परफॉर्म किया था कि नहीं किया था, सब कुछ चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी उसको स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स होंगे। उसमें स्टैंडर्डाइज मतलब ऐसा नहीं कि हर बार अपने मन से ठीक है इस बार ये कर लेते हैं, जैसे इस बार प्रीलिम्स ले लेते हैं, अगली बार प्रीलिम्स ना लेकर सीधा मेंस ले लेंगे, फिर सीधा प्रीलिम्स में इसको छोड़ के इंटरव्यू ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी प्रोसीजर है वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए और उससे उसी रूल में फॉलो होना चाहिए। उसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन का स्कोप नहीं होना चाहिए। ओके। तो जॉब पोस्टिंग्स कैसे होंगी, एग्जामिनेशंस कैसे होंगे, इंटरव्यूज कैसे होंगे, ये सारे प्रोसीजर्स पूरे स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। और इसका मेन पर्पस ये होता है कि यहाँ से इस पूरी प्रोसेस से जो लोग हायर होकर आएंगे वो मेरिट बेस्ड होने चाहिए। मेरिट बेस्ड मतलब वो ही लोग आगे आए जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और जिनके अंदर कैपेबिलिटीज ज्यादा है। ऐसा कोई ना आ जाए जिसके अंदर वो कैपेबिलिटीज ना हो। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए, जहाँ पे कोई बायसनेस का स्कोप नहीं हो, जहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का आपने देखा कि एक पॉजिटिव प्रोसेस है, दूसरी नेगेटिव है। इन दोनों का पर्पस क्या होता है? लोगों को अट्रैक्ट करना और उनमें से फिर एक किसी बेस्ट को चूज करना। यहाँ पर हमारा सबसे मेन पर्पस ये है कि इसमें पूरा फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना चाहिए। जो भी प्रोसीजर आपने सिलेक्ट करके रखा है वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, ताकि सिर्फ मेरिट बेस्ड पर ही सिलेक्शन हो, कोई भी बायसनेस ना हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अब आप नेक्स्ट कंपोनेंट देखेंगे इसका, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो एक बार आपने लोगों को सिलेक्ट कर लिया, आप उनको नहीं पता कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम होता है। जैसे आपने एमपीपीएससी का एग्जाम दिया तो एमपीपीएससी के एग्जाम में आपने बेसिक चीजें सीखी जो थ्योरी बेस्ड ज्यादा थी। अब आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे, उस फील्ड में जाएंगे, तो आपको एक्चुअल में नहीं पता कि कैसे काम वहाँ पे होता है। आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। तो आपको उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनका डेवलपमेंट करना, ताकि जो वर्कफोर्स आपने सिलेक्ट किया है उसकी कॉम्पिटेंसी बनी रहे, ताकि वो लोग मेंटेन रहे ना, उनके अंदर जो कॉम्पिटेंसी है वो सारी या कैपेबिलिटीज है वो सब मेंटेन रहे। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज हैं उन्हें जैसे मान लो कि अगर हम आज सिलेक्ट हुए तो एनवायरनमेंट तो स्टैटिक नहीं रहेगा। एनवायरनमेंट तो हर रोज चेंज हो रहा है। रोज कुछ नई पॉलिसीज आ रही है, कुछ नए रूल्स आ रहे हैं, नए लॉज आ रहे हैं या फिर नई तरीके की टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो जब आप रिक्रूट हुए थे तो हो सकता है तब टाइम कुछ और रहा हो, तब आपने कुछ और चीजें पढ़कर आए हो। लेकिन विद द टाइम चीजें अब इम्प्रूव हो रही है, चेंज हो रही है। तो आपको लगातार उस चीज की नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो उन्हें लगातार ट्रेनिंग देना, ताकि वो लोग अप टू डेट रह सकें विद द लेटेस्ट पॉलिसीज, रेगुलेशंस, टेक्नोलॉजीज, सारी चीजों से। अब यहाँ पर जो आप ट्रेनिंग उन्हें देंगे वो ऑन द जॉब भी हो सकती है, ऑफ द जॉब भी हो सकती है। अब ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में फर्क क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में है तो ऑन द जॉब का ट्रेनिंग का मतलब क्या होगा? जब आप जॉब को परफॉर्म कर रहे होंगे, उस जॉब को करते करते अगर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, इसका मतलब कि आपको हायर कर लिया है, इसके बाद यहाँ पे कोई मशीन है, उस मशीन पे काम करना आपको आता नहीं है। तो आप क्या करेंगे? जॉब को परफॉर्म करेंगे और उसी वक्त आपको सिखाया जाएगा कि अच्छा मशीन को ऐसे ऑन करो, ऐसे प्रोडक्शन करो, ऐसे ऑफ करो, ऐसे पैकेजिंग करो। तो वही आप जॉब में रहते रहते आप उस काम को सीख रहे हैं, दैट इज ऑन द जॉब। लेकिन एक होती है ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब का मतलब क्या होता है कि मान लो इस मशीन पे आपको काम करना है, तो पहले इस मशीन पे आपको काम करने नहीं दिया जाएगा। आपको ले जाया जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, जहाँ पे एक हॉल में एक डमी मशीन को लगाया जाएगा और सबसे पहले आपको उस डमी मशीन पे काम करवाया जाएगा। तो अगर आप डमी मशीन पे काम कर ले रहे हैं तो उसके बाद फिर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में वापस आएंगे और फिर इस मशीन को हैंडल करेंगे। तो ऑन द जॉब मतलब काम करते करते आपने सीखा। ऑफ द जॉब मतलब काम से छुट्टी लेकर आप पहले बाहर गए कहीं सीखने के लिए, वहां आपने थोड़ा बहुत कुछ सीखा और फिर आप फिर एग्जैक्ट वर्क फील्ड पर आए काम को संभालने के लिए। तो आप चाहें तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दे सकते हैं या फिर ऑफ द जॉब में आ जाएंगे कि बाहर किसी वर्कशॉप में सेमिनार्स को अटेंड करके या फिर
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आपने लर्निंग वगैरह करके इसके थ्रू आप उन्हें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें डेवलपमेंट भी दे, मतलब जैसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क होता है। तो हम ये देखते हैं ट्रेनिंग का मतलब होता है कि सिर्फ जिस जॉब के लिए आपको रिक्रूट किया गया है उस जॉब से रिलेटेड अगर आपको काम सिखाया जा रहा है, स्किल्स दी जा रही है, तो वो ट्रेनिंग है। लेकिन अगर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई आपको सिखाया जा रहा है तो दैट इज योर डेवलपमेंट। जब आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप बेटर तरीके से काम करो, जब आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, या ओवरऑल आपकी ग्रोथ की बात चल रही है, तो दैट इज योर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में हम क्या कर सकते हैं कि लीडरशिप ट्रेनिंग दे सकते हैं कि किस तरह से आपको लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। उन्हें करियर डेवलपमेंट प्लान्स बता सकते हैं कि फ्यूचर में उनके पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस रहेंगे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। आप अपने एम्प्लॉयज को प्रिपेयर करेंगे ताकि वो फ्यूचर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सकें, क्योंकि आज जो सबॉर्डिनेट है वही तो कल जाके प्रमोट होकर सुपीरियर बनेगा। तो उसे आज ही उस चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसे वो संभालना आना चाहिए। तो उसे प्रिपेयर करना ताकि वो फ्यूचर के रोल्स वगैरह प्ले कर पाए और कंटिन्यूस उनका डेवलपमेंट करवाते रहना, इंप्रूवमेंट करवाते रहना, दैट इज योर जॉब। तो हमारा सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे वर्कफोर्स की उस कॉम्पिटेंस को मेंटेन रखने के लिए हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं ताकि हम उन लोगों को अप टू डेट रख पाए विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, पॉलिसीज, रेगुलेशंस एक्सेट्रा। ऑन द जॉब भी दे सकते हैं, सेमिनार्स वगैरह ये देकर बाहर ऑफ द जॉब भी दे सकते हैं। इसके अलावा लीडरशिप ट्रेनिंग देना, फ्यूचर के लिए उन्हें प्रिपेयर करना, ये सारा भी आपका इसमें जॉब होता है। इसके बाद थर्ड आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि जब एम्प्लॉयज काम कर रहे हो तो उनकी परफॉर्मेंस पे नजर रखा जाए कि क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन्हें कुछ सेट स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर उन्हें रैंकिंग दी जाए या उनकी एक रिपोर्ट बनाई जाए कि उन्होंने किस किस चीजों में अच्छे से परफॉर्म किया, कहाँ कहाँ उनमें कमियां हैं, कहाँ कहाँ वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस रिपोर्ट के बेसिस पर ही जो लोग सबसे ज्यादा अच्छे होंगे, जो लोग सबसे बेहतर काम कर रहे होंगे, उनको प्रमोट किया जाएगा, और जो अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे उन्हें या तो निकाला जा सकता है या तो फिर उन्हें दोबारा से ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में पब्लिक पब्लिक सेक्टर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सके, देख सके कि क्या वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। अब ये प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हम उन्हें पहले से ही बता देते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि जैसे मान लो आपने कितनी छुट्टियां ली हैं, कितने दिन आप टाइम से काम करने आए हैं, कितने दिन आप लेट हुए हैं, आपने कौन कौन से डिसीजन वक्त में लिए हैं, कितने आपका वर्क पेंडिंग चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपके मान लो कि आपको स्टैंडर्ड्स पहले से ही बताए जाएंगे। तो उन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में आपने परफॉर्म कितना बेटर किया है उसे इवेल्युएट किया जाएगा, उसे देखा जाएगा। अब यहाँ पर उसके बेसिस पर आपको फीडबैक दिया जाएगा, आपके उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है, आपकी अचीवमेंट देखी जाएगी, वो एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी क्या होंगे, इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस सिस्टम आपकी हेल्प करते हैं। मतलब ये पूरा अगर आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अच्छे से किया जाएगा तो ये आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बहुत टाइम से अचीव कर पाओ और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाओ। ओके, फिर आपका आता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। अब कोई भी एम्प्लॉयज जो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, या इवन आप भी जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, जब आप कलेक्टर बन जाएंगे, डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, तो आप भी कहीं ना कहीं आप मेन पर्पस जो आपका ये होगा कि आप वहां से सैलरी अर्न कर सको ताकि आप अपनी फैमिली चला सको। ठीक है, फैमिली को अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सको, तो इसमें आपको कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम कर रहा है तो उनका मेन पर्पस क्या है, सैलरी कंपनसेशन। तो ये देखना कि सारे पब्लिक सेक्टर में जो भी आप कंपनसेशन या बेनिफिट्स दे रहे हैं वो फेयरनेस होनी चाहिए उसमें और इक्विटी होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है तो इन्हें आप ज्यादा सैलरी देंगे, कोई दूसरी कास्ट से बिलोंग करता है तो आप उनको कम सैलरी देंगे, किसी के साथ भेदभाव करेंगे, ऐसी सारी चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि ऐसा पॉसिबल है कि पब्लिक सेक्टर की जो सैलरीज है वो प्राइवेट सेक्टर की सैलरी से मैच नहीं कर रही हो, प्राइवेट सेक्टर आपको ज्यादा पे कर रहा हो, पब्लिक सेक्टर नहीं कर रहा हो। लेकिन अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देकर उसे कंपनसेट कर देना चाहिए। जैसे पब्लिक सेक्टर में उन्हें आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हो अगर आप पैसा ज्यादा नहीं दे पा रहे हो या आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हो विद द प्राइवेट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ सैलरी, तो आपको ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस देकर, रिटायरमेंट प्लान देकर, पेड लीव देकर अपने इस जो
पैसे है, सैलरी है, उसे कंपनसेट करना चाहिए। इसके अलावा आप उनको जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए, ताकि उन्हें एक सिक्योरिटी रहे कि जो कि आपको ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करता है कि आपको काम से निकाला नहीं जाएगा। एक बार आप काम पे आ गए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको ये काम से निकाला जाए। जब आप सच में कुछ ऐसा कर देंगे जो कि बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ही आपको काम से निकाला जा सकता है। इसके अलावा आपके एडवांसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज देना कि किस तरीके से आप और बेटर कर सकते हो, ज्यादा अर्न कर सकते हो, आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, ताकि आप प्रमोट करते जाओ, ताकि आप और ज्यादा कमा सको। ये सारी चीजें आपकी होती है नेक्स्ट आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट। फिर आता है आपके एम्प्लॉयज रिलेशन। तो एक पॉजिटिव रिलेशन बनाना विद योर एम्प्लॉयज वेरी असेंशियल फॉर योर वर्क एनवायरनमेंट। तो अगर आपकी एम्प्लॉयज के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, तो आप कभी भी ठीक तरीके से काम कर ही नहीं पाओ। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, एम्प्लॉयज जो है वो एम्प्लॉयर की बात नहीं मानते, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को खुश नहीं रख पाते हैं, तो वहां पर क्या होता रहेगा, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि उनके बीच के जो रिलेशन है वो अच्छे रहे, प्रोडक्टिव रहे। अगर ऐसा आप कर पाते हो तो इसका मतलब होता क्या है कि आप सबसे पहले लोगों की ग्रीवांसेस सॉल्व करेंगे। ग्रीवांसेस मतलब अगर कोई किसी एम्प्लॉय को कुछ शिकायत है, तो आप उन शिकायतों को सुनेंगे, उन शिकायतों को दूर करेंगे। आप कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करेंगे, ताकि जो मैनेजर है या जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है, उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। इसके अलावा जो भी लेबर लॉज और रेगुलेशन है, वो सारे लॉज जो लेबर्स के भलाई के लिए, उनके हित के लिए बनाए गए हैं, वो सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करेंगे। इसके अलावा जो भी आपके एम्प्लॉयज रिलेशन है, उसमें आप कोशिश करेंगे कि आप जो भी लड़ाइयाँ हैं उसे सबको सॉल्व कर सके, आप लोगों को ज्यादा अच्छी जॉब सेटिस्फेक्शन दे सके। अगर आप लोग के यहाँ पर कोई जॉब कर रहा है, तो वो सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब में वो कर रहे हैं। इसके अलावा वर्क प्लेस पे कोऑपरेटिव कल्चर होना चाहिए, सहयोगिता होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सामने वाले का काम था और उसकी तबीयत खराब हो गई है, वो काम कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वो मेरा जॉब नहीं है। ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। तो आपको हमेशा कोऑपरेटिव रहना चाहिए। अगर सामने वाला उसे नहीं कर पाया, तो आपके अंदर इतना कोऑपरेशन होना चाहिए कि आप उसके साथ मिलकर आप काम को कंप्लीट कर सकें। तो ये है लास्ट हमारा सक्सेशन प्लानिंग, हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लास्ट कंपोनेंट। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, इनमें से कुछ ह्यूमन रिसोर्सेस को सिलेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, जिसमें आपको लगता है कि पोटेंशियल है लीडर बनने का। तो इतने सारे जो लोग हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग होंगे जो ज्यादा स्किल्ड होंगे, ज्यादा काबिल होंगे, उनके अंदर कैपेबिलिटी ज्यादा होंगी। उनको आइडेंटिफाई करना जिसके अंदर पोटेंशियल है, जिससे लीडर बन सकता है फ्यूचर में। अब उनके अंदर कुछ ऑलरेडी पोटेंशियल है, लेकिन आप उनको और ज्यादा डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो कुछ स्किल्स उनमें ऑलरेडी है, और जैसे ही आप उन्हें डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे, तो उनकी वो स्किल्स और डेवलप होगी, और बेटर तरीके से वो काम कर पाएंगे, उनकी कैपेबिलिटीज और बढ़ेंगी। अब इससे होगा क्या, अब जैसे ही आप ये प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, तो आपके पास एडवांस में कुछ लीडर्स तैयार होते जा रहे हैं, जो कल को आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई टफ सिचुएशन आई जिससे आपको डील करना है, तो आपके पास ऑलरेडी कुछ लीडर्स होंगे हु कैन टेक द पोजीशन एंड लीड द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आप समझ रहे हैं। तो ये शॉर्ट प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमंस अवेलेबल हैं, एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं, उनमें से जो सबसे काबिल एम्प्लॉय होगा उसे सिलेक्ट करेंगे, और उसे और ज़्यादा डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे, ताकि वो लोग फ्यूचर के लिए लीडरशिप स्किल्स रेडी कर सकें। तो यहाँ पर आप क्या, इसका मकसद क्या होता है कि आपके पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आप हमेशा ही प्रिपेयर्ड रहो फॉर द फ्यूचर लीडरशिप नीड्स। तो जब भी कोई फ्यूचर में लीडरशिप नीड आएगी, जिसमें आपको कोई लीडर चाहिए होगा जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सके, तो उस टाइम के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। अब इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें डेवलप करते हैं। पोटेंशियल लीडर्स को, जिनमें हमें लगता है कि वो पोटेंशियल है, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें और डेवलप करेंगे। इससे होगा क्या कि हमारे पास कुछ क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स की एक लाइन तैयार रहेगी, जो कल जो रेडी है आज ही, ताकि कल को अगर कोई क्रिटिकल रोल आया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें स्टेप करने के लिए या उससे संभालने के लिए, उसमें पोजीशन लेने के लिए वो ऑलवेज रेडी रहेंगे। अब ये क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि अभी वो प्रॉब्लम आई नहीं है, लेकिन हमने पहले से ही उसे हमने फोरकास्ट कर लिया, पहले से प्रिडिक्ट कर लिया कि ये हो सकता है, और हमने उसके लिए पहले से ही कुछ तैयारियां करके रखी है। तो ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, ये अब फ्यूचर में होने वाले कुछ, अगर मान लो अनएक्सपेक्टेड वैकेंसीज होने वाली हैं, पता नहीं है कि कल को क्या हो जाएगा, कोई जॉब छोड़ के चला गया है,
तो उन टफ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए या उन रिस्क को भगाने के लिए ये प्रोएक्टिव अप्रोच काम करती है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखती है कि आपकी लीडरशिप में कंटिन्यूटी बनी रहे। मतलब कल को एक जो लीडर था वो अगर वो चला जाता है या भगवान ना करे उनकी डेथ हो जाती है, वो इनकेपेबल हो जाते हैं या वो काम नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में उनके रोल को लेने के लिए और भी लीडर्स तैयार रहें, ताकि लीडरशिप कभी भी ऐसा ना हो कि कोई सी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर की कमी हो जाए। तो अगर वो एक लीडर चला जाता है तो पीछे और लीडर्स होने चाहिए जो उनकी पोजीशन ले सकते हैं। ओके, तो सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर लीडरशिप नीड्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करना। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से सबसे कैपेबल और लीडर को या एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करना, उन्हें और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देना। इससे होगा क्या कि एक आपके पास एक लाइन बनी रहेगी क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स की, जो कल को कभी भी कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो स्टेप इन करने के लिए तैयार रहेंगे। अब इससे होगा क्या कि फ्यूचर में जो भी रिस्क होने वाला है, मान लो किसी अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी होने वाली है या फिर लीडरशिप में कमी होने वाली है, तो यहाँ पर आप उस सिचुएशन को फेस करने के लिए एडवांस में प्रिपेयर रहोगे। देन कम्स द चैलेंजेस इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अभी तक हमने कर लिया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। अभी हम कर रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कंपोनेंट्स क्या होते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे। तो सबसे पहला चैलेंज है इसमें ब्यूरोक्रेसी एंड रिजिडिटी। तो कई बार क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर में जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, अब अगेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब लोगों को रिक्रूट करना, उनमें सिलेक्ट करना, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाना, उन पर नजर रखना, मतलब उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेस करते रहना, मतलब फीडबैक देते रहना। ये सारी प्रोसेस जो हम कर रहे होते हैं इसमें कई बार कुछ ब्यूरोक्रेसी और रिजिडिटी आ जाती है। तो इसमें कई सारे ऐसे अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स आ जाते हैं, है ना, कि काम को इसी तरीके से करना है, इसमें आप कुछ भी अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते। और कुछ रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, मतलब वही कि आप कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर वे में ही काम करना है, आप कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते। ओके, तो कई बार बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स इसमें आ जाते हैं, एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। उससे परफॉर्म करने में की जो प्रोसेस होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सोचा था कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी वो हमेशा ही न्यूज़पेपर में ऐड देके की जाएगी। अब ठीक है, अब न्यूज़पेपर आजकल नहीं पढ़ रहा है कोई, ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा लोग जा रहे हैं, या फिर टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें ज़्यादा फीडबैक मिल सकता है। पर नहीं, वहाँ पे एक रिजिड स्ट्रक्चर बन गया है तो उसको चेंज नहीं कर पा रहे। तो इससे क्या होगी, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रॉब्लम जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है, मतलब अगर कोई चेंजेस करने हो तो मान लो आपको पहले अपने लीडर को पूछना पड़ेगा, तो जो अपना लीडर है फिर वो अपने लीडर से पूछेगा, फिर वो अपने लीडर से पूछेगा, तो एक बहुत प्रॉपर एक चेन बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले हो जाएगा और आपकी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसीजर्स। स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसीजर का मतलब होता है प्रोसीजर्स में को सिंप्लीफाई करना। तो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है या फिर अननेसेसरी है जिसे अवॉइड किया जा सकता है, तो प्रोसीजर्स में से उन स्टेप को हटा देना और उसे सिंपल बनाना, और उसे ज़्यादा एजाइल प्रैक्टिसेस हो जाए, मतलब क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाए, तुरंत आप इसमें डिसीजन लो, ऐसी आपकी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब डिले करना इन डिसीजन मेकिंग। रिजिडिटी मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ही फॉलो करना है, इसके अलावा आप और कहीं दूसरा स्ट्रक्चर नहीं ले सकते। तो सिर्फ एक ही रास्ता खोले खुला रखना, बाकी सारा बंद कर दे रखना, ये कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे नहीं बढ़ने दे सकता। जैसे देखिए यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में कुछ ज्यादा ही पेपर वर्क होगा, तो ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी, रैट टेपिज्म करेगी। तो ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा पेपर वर्क होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से ये आपको रेड टेपिज्म देखते हैं। रेड टेपिज्म का मतलब ये होता है कि डिले इन डिसीजन मेकिंग, ना लेट कर देगा वो। इसके बाद है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो कई बार क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशन आपको देखने पड़ते हैं, मतलब आपको रिक्रूट करना है तो अपने कुछ रिलेटिव्स को करेंगे, या फिर कुछ अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वहाँ पर, या किसी पार्टी का पॉलिटिकल कनेक्शन है तो उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा, या उन्हें बेटर ट्रेनिंग दी जाएगी, सबसे कुछ अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरह के जो भेदभाव होते हैं या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, ये भी आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ सकता है इन द हायरिंग,
किसी को हायर करना, उसे प्रमोट करना और बाकी ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन लेना, इन सब में आपके ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काम कर सकता है। ओके, यहाँ पे इंश्योर करना कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो हमेशा मेरिट बेस्ड रहे, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस पे। तो जिसे आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक सच में काफी कैपेबल इंसान होना चाहिए, बाकी सबके कंपैरिजन में इसकी मेरिट ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपने इसे सिलेक्ट किया है, ना कि किसी के नेपोटिज्म के अंदर आकर। तो ये आपके पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ जरूरी डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती है। अब जरूरी डिसीजन मतलब कौन, आप किसको हायर करके आएंगी, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, उनको प्रमोशन कब दिया जाएगा, उन्हें सैलरी कितनी दी जाएगी, ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं जो आपके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर आकर खराब हो सकते हैं। फिर है आपके बजट कॉन्स्ट्रेंट। कई सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा ही स्ट्रिक्ट बजट के अंदर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके अंदर, मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्पिटिटिव सैलरी नहीं दे पाती है, या कई बार वो एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में उतना खर्चा नहीं कर पाती है। तो अगर आप देखेंगे कि कई सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर अपने एम्प्लॉय को ज्यादा अच्छी जॉब ऑफर कर रहे होंगे, पर पब्लिक सेक्टर के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो उन्हें उतनी कॉम्पिटिटिव सैलरीज वगैरह पे कर पाए। इसके अलावा उनकी एम्प्लॉय को जितनी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जितने डेवलपमेंट की जरूरत होती है, उसे प्रोवाइड करने के लिए भी आपके पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के पास ज्यादा पैसे अवेलेबल नहीं होते। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यूज कर सकते हैं लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि या तो आपने कहीं से बोरो करी टेक्नोलॉजी, या आपके पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको आपने इतने अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया, मतलब उसमें से बेस्ट रिजल्ट आपने निकाले, है ना, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना इज लेवरेजिंग। तो किसी भी जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रेनिंग, या कोई भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रेनिंग, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए ताकि किसी भी रिसोर्स का कोई वेस्टेज ना हो। इसके साथ अगर आपके पास पैसे ना हो तो एम्प्लॉयज को आप नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दे सकते हैं, ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप उनको कैश नहीं दे सकते, तो आप उनको कुछ और फैसिलिटीज दे सकते हैं, जैसे आप उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज दे सकते हैं, उनके बच्चों को स्कूलिंग फैसिलिटीज दे सकते हैं, या फिर उनके परिवार वालों को रहने के लिए आप घर दे सकते हैं, जो हमारे पब्लिक सेक्टर में और ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप किसी जॉब में जाते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में आप रिक्रूट होते हैं, तो आपको उसमें कैश तो मिलता ही है, पर साथ साथ में कुछ और सर्विसेज भी मिलती है। तो वो ज़्यादा सर्विसेज इसलिए होती हैं क्योंकि मॉनेटरी फंड्स हमारे पास उतने अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको पैसों में पे नहीं कर सकते। तो पैसा ना देकर हम आपको कुछ और फैसिलिटीज देते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद आपका आता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, जिसमें का मतलब क्या होता है कि जहाँ, मतलब जिस भी पब्लिक सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, उसमें जो भी वर्कफोर्स है, जिनको भी आपने रिक्रूट किया हुआ है, वो इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब ये कि उसमें कुछ फीमेल्स भी होनी चाहिए, कुछ मेल्स भी होने चाहिए, कुछ एसटी के लोग होने चाहिए, कुछ एससी के, कुछ ओबीसी के, मतलब हर एक कास्ट, हर एक जेंडर, हर एक क्लास, मतलब हर तरह की डाइवर्सिटी आपको वहाँ पे दिखनी चाहिए। तो जितना ज्यादा आपका ये ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूसिव होगा, उतना ही आपके लिए जो ग्रो करने का चांस है, जो स्कोप है, वो बढ़ जाएगा। तो ये इंक्लूसिवनेस और डाइवर्सिटी लाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि मुश्किल काम भी है कि हर एक तरह के लोग आपके यहाँ पर आ जाएं, पर एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर वो आ गए तो आपको हर तरह का फीडबैक मिलेगा, है ना, मतलब हर तरह का आपको स्कोप रहेगा कि आप मल्टी डायमेंशन में आप ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद है ऐसी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी और बढ़े, जैसे इंक्लूसिव रिक्रूटमेंट करना, हर तरह के लोगों को रिक्रूट करके लाना, डाइवर्सिटी इन ट्रेनिंग देना, मतलब अलग अलग तरह की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करना कि वो हर एक कोई भी कंडीशन आ जाए अगर फ्यूचर में तो उन सबको वो फेस कर पाए। तो मल्टी फेसेटेड उनको ट्रेनिंग भी देना और हर तरह के लोगों को इंक्लूड भी करना। तो ये क्या कर सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को और ज्यादा बढ़ाएगी, और वो आपकी डाइवर्स कम्युनिटीज को, अलग अलग कम्युनिटीज को सर्व भी करेगी। तो जितना फायदा आपके जनरल कास्ट को हो रहा है, उतना ही एसटी को भी होगा, उतना एससी को भी होगा, ओबीसी को भी होगा। तो आपकी हर एक कम्युनिटी को वो सर्व भी कर पाएगी और ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा।
तो ये है आपका बजट कॉन्स्टेंट। तो बजट प्रॉब्लम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हो रही है, उसे आप सॉल्व कर सकते हो बाय द स्मार्ट स्ट्रेटेजीज। स्मार्ट स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है कि मान लो हमारे पास पैसा कम है, तो जितना पैसा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, कोई वेस्ट ना करना। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी को ही हम बहुत अच्छे से यूज करें, या फिर नई टेक्नोलॉजी को हम बोरो करके ले आए। तो ऐसी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करना जिसमें आपका काम भी हो जाए और आपके पैसे भी कम लगे। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें डाइवर्सिटी नहीं है, वो अच्छे से मैनेज नहीं किया जा सकता। तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हर तरह के लोग इंक्लूड हो। थोड़े से क्या बोलते हैं, मेल्स हो, फीमेल्स हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, तो हर तरह के आपके इसमें लोग होने चाहिए। ओके, कुछ यंग हो, कुछ ओल्ड एज भी हो, ताकि आपको हर तरह का एक्सपीरियंस मिल सके, फ्रेशनेस भी हो और एक्सपीरियंस भी हो। तो यहाँ पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, और उसमें हर तरह के लोगों को हर तरह की ट्रेनिंग भी मिली होनी चाहिए, ताकि हर पूरे मतलब आपके हर डायमेंशन में आप ग्रोथ एंड एक्सपांड कर सकें। फिर आपका आता है कि ये तो हो गए चैलेंजेस। अब किस तरह से हम अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को और इफेक्टिव बना सकते हैं, क्या है वो स्ट्रेटजीज जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इफेक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले है एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी ले आना जो, या फिर अपनी टेक्नोलॉजी को इतनी प्रॉपरली यूटिलाइज करना बेस्ट पॉसिबल मैनर में। इससे क्या होगा, आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस को आप और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे रिक्रूटमेंट से लेकर आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तक। तो रिक्रूटमेंट हमने देखा था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट शुरू होता है रिक्रूटमेंट से। फिर आप करते हो उनका सिलेक्शन, फिर आप देते हो उनको ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद जब वो काम करने लग जाएंगे, तो आप करोगे उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट। तो रिक्रूटमेंट से लेकर उनके परफॉर्मेंस के मैनेजमेंट तक सारे प्रोसेसेस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो आप के फंक्शंस और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आपने अपनी टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज किया है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट के लिए अगर आपके पास मान लो पैसे नहीं है, तो आप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हो। ई लर्निंग सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आप उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते प्रॉपर, बहुत ज़्यादा मास्टर्स को आप अडॉप्ट में हायर नहीं कर सकते, तो आप उन्हें ई लर्निंग दे सकते हो, तो आपको थोड़ा सा चीप पड़ेगा। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो प्रोसेसेस है उसे आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, है ना। तो जो भी स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है उसे हटाकर उस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना। ठीक है। इसके अलावा एफिशिएंसी को बढ़ाना और डेटा ड्रिवन इंसाइट्स लेना, मतलब जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो, वो आपके उसमें नहीं होना चाहिए, इंट्यूशन पे नहीं होना चाहिए कि चलो ये करके देख लेते हैं, या फिर हिट एंड मिस मेथड पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं वो डेटा ड्रिवन होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और उसे देखते हुए आप उसको बेस्ट जो डिसीजन आपको लगता है वो आपको लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं स्ट्रेटजीज, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को और इफेक्टिव बना सकती हैं। तो टेक्नोलॉजीज का प्रॉपर यूज करना, उसका बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करना, रिक्रूटमेंट को ऑनलाइन कर लेना, या फिर लर्निंग सिस्टम मतलब ई लर्निंग सिस्टम को अडॉप्ट करना, इंफॉर्मेशन सिस्टम की की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देना, एफिशिएंसी को बढ़ाना, और डिसीजन मेकिंग जो आप कर रहे हैं वो प्रॉपर डेटा ड्रिवन होनी चाहिए। इसके बाद है एम्प्लॉय की एंगेजमेंट को और बढ़ाना। अब क्या इसमें क्या होता है कि जो एंगेज का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाने वाला है, तो आप उन एम्प्लॉय से कंसल्ट करें, आप उन एम्प्लॉयज को सजेशन दें, या फिर अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई सजेशन दी है तो आप उसे प्रॉपरली सुनिए। अगर वो मानने जैसी है तो उसे इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर आपको कुछ बेटर रिजल्ट समझ में आते हैं, तो उस एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, उससे रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपकी एम्प्लॉयज को आपके ऑर्गेनाइजेशन से जोड़े हुए रखती हैं। तो उन्हें एक फीलिंग आती है कि हाँ, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्हें एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आने लग जाती है, अगर आप उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो एंगेज्ड एम्प्लॉयज होते हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो बेटर तरीके से काम करते हैं, वो कमिटेड होते हैं। उन्होंने एक बार कमिटमेंट दी थी, तो आप वो अपने काम को फुलफिल करते हैं। इसके अलावा ये एम्प्लॉयज ज्यादा लाइकली, मतलब ये एम्प्लॉयज का आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होना ज्यादा पॉसिबल होता है। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहते हैं, वो बहुत जल्दी आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो एक कमिटेड एम्प्लॉय है, अगर मान लो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है,
उसे अगर ये फीलिंग है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या उसी से उसमें उसकी बिलोंगिंगनेस है, तो कल को जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का बुरा वक्त आएगा तो ये निकल के नहीं चले जाएंगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई एम्प्लॉय है जिसे आपने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिसकी फीलिंग्स की आपने कभी कदर नहीं की, जिसे आपने कभी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, कभी उसका सजेशन नहीं सुना, अगर वो एम्प्लॉय आपके मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले ये एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो इंगेज होते हैं वो ज्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं, फिर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाने वाले। इसके अलावा कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना, जैसे उनकी एफर्ट्स को या उनके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करना यानी रिवॉर्ड देना, जैसे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इस तरह के कुछ अवार्ड देना। इसके अलावा उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं उनमें और ज़्यादा प्रमोशन मिल सके उन्हें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। और साथ ही में उन्हें वर्क एनवायरनमेंट एक अच्छा देना। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी एम्प्लॉय एंगेजमेंट को बढ़ाने की स्ट्रेटेजीज। फिर आपका आता है टैलेंट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना। तो टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब वही होता है कि अगर आपने आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं उनमें से आपने किसी को सिलेक्ट किया, फिर आपने उसे बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज भी दी, आपने उसे स्किल्स प्रोवाइड की ताकि वो और ज़्यादा ग्रो एंड डेवलप कर सके। तो एक ऐसी अप्रोच तैयार करना या प्रिपेयर करना जिससे आप क्या करेंगे, टैलेंट को मैनेज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करना जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो, उन्हें डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देना और उन्हें फ्यूचर के लीडरशिप रोल्स के लिए प्रिपेयर करना। अब इससे होगा क्या कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नेसेसरी टैलेंट ऑलवेज रहेगा ताकि आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। कल को अगर कोई निकल जाता है, वैकेंसी हो जाती है या फिर लीडर अवेलेबल नहीं रहता, तो आपके पास कुछ ऑलरेडी लाइन रेडी रहेगी जो कि लीडरशिप लीडरशिप रोल्स को फुलफिल कर सकती है। जैसे यहाँ पे ज्यादा पार्टिसिपेशन का मतलब होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा सजेशंस आएंगे, जिसका मतलब है कि आपको बेटर डिसीजंस लेने में का स्कोप बढ़ जाएगा। तो अगर आपने सिर्फ अपनी अपनी चलाई है कि मैंने कह दिया ये कर दो, तो हो सकता है कि आपका डिसीजन उतना अच्छा ना हो। लेकिन अगर आपने 4 एम्प्लॉय से पूछ लिया था, उसकी सजेशन ले ली थी, तो अब हो सकता है कि किसी का सजेशन आपसे ज्यादा बेटर हो, तो अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए ग्रोथ एंड एक्सपांशन के चांसेस और बढ़ जाए। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका डिसीजन और अच्छा होगा। फिर है यहाँ पे एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज करना, फ्यूचर के मतलब टैलेंट को मैनेज करना। तो इसमें आप क्या करते हो, हर एम्प्लॉयज में से सिलेक्ट करेंगे कि किसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है, फिर उसे और पानी देने का मतलब क्या होता है कि आप उसे और ज्यादा डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे ताकि इसका ग्रोथ एंड एक्सपांशन और अच्छा हो, ये लीडरशिप रोल्स को फुलफिल करने के लिए रेडी हो जाए। तो यहाँ में क्या होता है कि डायमंड इफ नॉट रिकॉग्नाइज रिमेन जस्ट अ स्टोन। तो अगर आपकी पूरी एम्प्लॉयज में कोई एक डायमंड है जिसके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज हैं और आपने उसकी कैपेबिलिटीज को नहीं पहचाना, तो वो किसी काम की नहीं है। तो वो डायमंड, वो हीरा जिसे पहचाना ना गया हो, वो सिर्फ एक पत्थर ही होता है। इसके बाद है आपका फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो आपको क्या करना है कि एक कल्चर बनाना है जिसमें मतलब एक आपके ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर प्रिपेयर करना है जहां पर कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट या कंटिन्यूअसली इनोवेशन वगैरह होता ही रहे। ओके। तो आपको यहाँ पे लोगों को रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है, वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनकी फीडबैक उनको देनी है, और अगर वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें और अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि वो इम्प्रूव करें। तो इनोवेशन की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज उन्हें देनी है कि हमेशा काम एक तरीके से नहीं होना चाहिए, काम में चेंजेस होते रहने चाहिए। तो रेगुलरली इनोवेशन करने के लिए आपको उन्हें अपॉर्चुनिटीज देनी है। ऐसा एनवायरनमेंट बनाकर आप क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को वैल्यूड फील करवाते हैं, उन्हें एम्पावर्ड करते हैं ताकि वो लोग भी अपने कुछ सजेशन आपको दे सकें, आपके आइडियाज अपने आइडियाज आपके साथ शेयर कर सकें। और उनके आइडियाज को सुनकर हो सकता है कि उनमें से किसी एक आइडिया बहुत बेटर हो, या जो आपने नहीं सोच पाए हो या आपको जो नहीं पता हो वो उनको पता हो। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी एडेप्टेबिलिटी और ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है। इसके बाद आता है प्रमोटिंग वर्क लाइफ बैलेंस, जिसमें आप क्या करते हैं, अम, अम, जो भी एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी वर्क लाइफ मतलब जो उनकी जो काम वो कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ, दोनों के बीच में एक बैलेंस बैठाने का काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि जब आप उनको एक वर्क लाइफ बैलेंस की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये एम्प्लॉय के वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएगा एम्प्लॉय अगर आपने उसको बैलेंस नहीं करने दिया। तो अगर आपने उससे बहुत ज़्यादा ओवर टाइम करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम करवा रहे हैं, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, तो वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता अपनी जॉब से। तो उसकी वेलबींग के लिए, उसके मेंटल हेल्थ के लिए और उसके रिटेंशन के लिए, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे, इसके लिए भी उसकी पर्सनल नीड्स को, उसकी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ ये आप कैसे कर सकते हो, उसको अच्छी वर्क अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करके जो फ्लेक्सिबल हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आज ही ये काम कंप्लीट करके ही देना है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल है, कल हो जाएगा, तो आपको उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। टेली कम्यूटिंग ऑप्शंस देना। टेली कम्यूटिंग मतलब अगर आपको ऑफिस में बैठकर काम करना जरूरी ना हो तो आप उन्हें वर्क फ्रॉम होम भी दे सकते हो। तो वर्क फ्रॉम होम देने से क्या हो जाएगा, वो अपने परिवार वालों को भी टाइम दे पाएंगे और अपना काम भी हो पाएगा। इसके अलावा अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हैं तो उन्हें वेलनेस प्रोग्राम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करवाना। तो ये सब क्या कर सकते हैं, उनके प्रोफेशनल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेटर और अच्छे से आप मैनेज करवा सकते हैं। तो ये है आपकी जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अब जो वर्ल्ड है आपके आसपास वो स्टैटिक नहीं है, वो रुका हुआ नहीं है। तो आपको कंटिन्यूअसली अपना चलते रहना पड़ेगा ताकि आप उसके साथ अपनी स्पीड मैच कर सकें, है ना। तो जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ अगर आप कदम से कदम मिलाकर चल सकें, इसके लिए आप जरूरी है कि आप कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहें। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब भी कुछ नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आए तो आपको वो सीखनी चाहिए, प्रॉपर फीडबैक मिलना चाहिए। तो ये सारी क्या है, आपका वर्ल्ड स्टैटिक नहीं है, वो चलते रह रहा है, तो उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आपको भी चलते रहना चाहिए। फिर है आपके ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे वैल्यूएबल एसेट होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उनकी एसेट्स है। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ तो मोर और लेस आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम मिलेंगे। आपको फिजिकल रिसोर्सेज मतलब जो मशीन्स वगैरह काम की जा रही है, जो आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, तो ये सारी चीजें आपके पास मोर और लेस सेम ही होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अगर कुछ बेटर बनाता है तो वो है उनके ह्यूमन रिसोर्सेज, उनके एम्प्लॉयज। तो ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका हमें ध्यान वैसे ही रखना चाहिए जैसे हम अपने फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट्स का रखते हैं। तो अगर आपकी कोई मशीनरी खराब हो जाए, ठीक से काम नहीं कर पा रही है, ठीक से ऑन ऑफ नहीं हो रही है, तो हम क्या करवाते हैं, उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, उसकी रिपेयरिंग करवाते हैं, है ना, उस पर और ज्यादा लोड नहीं डालते। तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज का भी अगर ऐसा कुछ हाल हो गया है, वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उससे कुछ गलतियां ज्यादा हो रही हैं, तो उसे निकालने की बजाय हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को समझकर उन्हें ठीक करना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेस अगर आपके पास कम हो जाते हैं, अगर आप फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप उस पैसों का बहुत ध्यान रखते हैं, सोच समझ के उन्हें खर्च करते हैं। वैसे ही अपने एम्प्लॉयज का भी आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। ओके, तो जैसे आप अपने फाइनेंसिस का रिस्क नहीं लेते या अपनी मशीनरी का रिस्क नहीं लेते, फिजिकल एसेट्स का रिस्क नहीं लेते, वैसे ही आपको ह्यूमन रिसोर्सेज में भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, उन्हें ओवर बर्डन नहीं करना चाहिए। तो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे वैल्यूएबल एसेट हैं, जिनका ध्यान वैसे ही रखना चाहिए जैसे आप अपने बाकी एसेट्स का रखते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे डायमेंशंस पढ़ लिए हैं, अब इसको कंक्लूड करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फील्ड है जिसमें कई सारी फील्ड में आपको काम करना पड़ता है, जैसे रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, परफॉर्मेंस को अप्रेस करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसे कुछ की कंपोनेंट्स पे फोकस करके, जैसे रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय रिलेशन, ये सारी चीजें मेंटेन करके और आपने पब्लिक सेक्टर की जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन सबको दूर करके आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर आपको इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज आप फॉलो करेंगे, कुछ आप इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट बनाएंगे जहाँ पे सारे लोग मिलकर काम कर सकें। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंटेड और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज को मेंटेन करने में, रिटेन करने में। ओके, तो वही सारी चीजें जो हमने पढ़ी, उन सारे कंपोनेंट्स को प्रॉपरली फॉलो करके, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको दूर करके, और इसके अलावा कुछ आपकी इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको समझ आती है, कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड लगती है,
So please share your feedback in the comment section.